बहू, कुछ दिनों के लिए नीलिमा आ रही है। तुम भी। मायके बहुत दिन हो गए नहीं गई। शायद तब ही गई थी जब पिछली बार नीलिमा यहाँ आई थी। तुम तो जानती हो ना उसके शरारती बच्चों को। क्यों ना कुछ दिनों के लिए तुम भी अपने मायके घुमाओ, सासू माँ ने कहा। लेकिन गरीब परिवार में पली बड़ी कविता के लिए ये शब्द, एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई के जैसे ही थे। उसे ना चाहते हुए भी अपने स्वाभिमान से समझौता करना पड़ता था। कविता आज भी वो दिन नहीं भूली जब शादी के 7-8 महीने बाद उसका पहली बार इस स्थिति में सामना हुआ था। शादी के बाद जब वो खुशी खुशी अपने मायके कुछ दिनों के लिए गई थी, जैसे हर लड़की जाती है। लेकिन यहाँ पर कविता की जिंदगी सभी लड़कियों से अलग थी। कविता को मायके में कुछ ही दिन रहने के बाद माँ ने भी आखिर पूछ ही लिया, बेटी तुम्हारी ननंद अपने ससुराल गई कि नहीं, और दामाद जी कब आ रहे हैं तुझे लेने। माँ की बात सुनकर कविता भी कुछ न बोल पाई। उसके मन को एक अजीब सी ठेस लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो अपने मायके में नहीं बल्कि किसी गैर के घर पर आई हो। आज उसे लगा कि सच में शादी के बाद लड़कियां इतनी पराई हो जाती हैं कि माँ बाप के घर यानी अपने मायके में भी वो अपने मन मुताबिक कुछ दिन नहीं रह सकती। उसी शाम जब पति सचिन का फ़ोन आया तो उसने कहा, कविता कल सुबह 11 बजे की ट्रेन से नीलिमा दीदी अपने घर जा रही हैं। मैं उन्हें छोड़ने स्टेशन जाऊंगा और आते समय तुम्हें भी लेता आऊंगा। तुम तैयार रहना, जरा भी देर मत करना। तुम्हें घर छोड़कर मुझे ऑफिस भी जाना है। कुछ देर सचिन से बात करने के बाद जब वो पास पड़ी कुर्सी पर बैठने लगी तो उस पर रखे सामान पर उसकी नज़र गई। उसने झट से सामान उठाकर पास पड़ी टेबल पर रखा और कुर्सी पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर शांत बैठी कविता अचानक से उठ खड़ी हुई। उसने सामान फिर से कुर्सी पर रखा और उसे देखती रही। फिर इस छोटे से आदान प्रदान से कविता को ये समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि कहीं वो भी इस सामान की तरह तो नहीं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। कविता बहुत स्वाभिमानी लड़की थी। उसे शुरू से ही नौकरी करने की बहुत इच्छा थी, लेकिन वो पहले कभी ऐसा किसी से कह नहीं पाई। लेकिन न जाने उसे ऐसा क्या लगा कि अगले दिन जब वो सचिन के साथ वो ससुराल गई तो बातों बातों में उसने कहीं छोटी मोटी जॉब करने की इच्छा जताई तो सचिन ने साफ साफ मना कर दिया। लेकिन सचिन के न चाहते हुए भी कविता ने कुछ ही दिनों में जॉब ढूंढ ही ली और इसमें उसकी सास ने अपनी बहू का पूरा पूरा साथ दिया, क्योंकि कविता की सास कविता को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती थी। और कविता ने जब सचिन की नामंजूरी के बारे में सास को बताया तो सास ने कविता से कहा, तुम सचिन की चिंता बिल्कुल मत करो, मैं उसे समझा दूंगी, वो ज़रूर मान जाएगा। और फिर एक बार तुमने अपनी नौकरी करना शुरू कर दी तो वो मना नहीं करेगा। और उसने अपनी सासू माँ की इजाज़त से नौकरी करना शुरू कर दी। और जब कविता ने अपनी पहली सैलरी लाकर उसमें से कुछ रुपए अपनी सासू माँ के हाथ में रखे तो सास भी अपनी बहू की तरफदारी करते हुए सचिन को समझाने लगी, कविता पढ़ी लिखी लड़की है, अब जॉब करके 2 पैसे घर लाने लगी है तो इसमें बुराई ही क्या है। अपनी माँ से कविता की तारीफ सुनने के बाद सचिन के पास बोलने को जैसे कुछ बचा ही नहीं था। महीनों बाद जब घर में पैसों को लेकर मदद होने लगी तो सचिन को भी कविता का जॉब करना
अच्छा लगने लगा, क्योंकि सचिन की पेमेंट भी कुछ ज़्यादा नहीं थी कि वो एक्स्ट्रा पैसे इधर उधर खर्च कर सके या ज़्यादा शौक पाल सके। जब कविता ने नौकरी शुरू की तो थोड़े हाथ भी खुल गए। लेकिन अच्छी बात ये थी कि कविता की सास और पति सचिन ने कभी भी कविता से उसके पेमेंट का हिसाब किताब नहीं मांगा। कविता की सास हमेशा यही कहती कि ये उसकी मेहनत का पैसा है, उसे जैसा मन करे वैसा खर्च करे, क्योंकि सास को भी ये अच्छी तरह से पता था कि कविता बहुत ही समझदार बहू है। वो कभी भी पैसों को फालतू के खर्चों में नहीं खर्च करेगी। आज जब बेटी नीलिमा का फ़ोन आने के बाद सासू माँ ने फिर से कविता को मायके जाने के लिए कहा तो हर बार की तरह मायूस होने की बजाय कविता पूरे उत्साह से बोली, माँ जी, मैं आज ही पैकिंग कर लेती हूँ, कल सचिन के ऑफिस जाने के बाद चली जाऊँगी। इस बार आत्मविश्वास से भरा हुआ बहू का जवाब सुनकर सासू माँ थोड़ा सा सन्न रह गईं, क्योंकि इतनी खुशी उसके चेहरे पर पहले कभी नहीं देखी थी। फिर सोचा कि बहुत दिनों बाद मायके जा रही है, शायद उसी की खुशी झलक रही है, क्योंकि सास भी कविता को बहू नहीं बल्कि एक बेटी की तरह ही प्यार करती थी। वो अपनी बहू को भेजना तो नहीं चाहती थी, लेकिन घर बहुत छोटा था और बेटी नीलिमा और उसके 3 बच्चे। नीलिमा जब आती थी तो उसे कविता के कमरे में ही रहना पड़ता था, इसलिए मजबूरन कविता की सास को ना चाहते हुए भी अपनी बहू को कुछ दिनों के लिए उसके मायके भेजना पड़ता था। अगले दिन सचिन के ऑफिस के जाने के बाद घर का सारा काम समेटकर कविता मायके जाने के लिए सासू माँ से इजाज़त मांगी तो सास ने कहा, मायके पहुँचते ही फ़ोन करना मत भूलना। हाँ में गर्दन हिलाते हुए कविता बाहर की ओर चली जाती है। ससुराल से मायके का सफ़र टैक्सी से आधे घंटे से ज़्यादा का नहीं था, लेकिन शाम के 5 बजने को आए थे। कविता का अब तक कोई फ़ोन नहीं आया था। सासू माँ ने उसे फ़ोन किया तो फ़ोन आउट ऑफ कवरेज बता रहा था। फिर उसके मायके का नंबर मिलाया तो पता चला कि कविता अब तक वहाँ पहुँची ही नहीं। सास के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसकने लगी थी। झट से सचिन को फ़ोन करके इस बारे में बताया तो ऑफिस में बैठा सचिन भी घबरा गया। वो भी बार बार कविता के मोबाइल पर नंबर मिलाने की कोशिश करने लगा और कुछ देर बाद जब बेल गई तो सचिन ने घबरा कर पूछा, कविता तुम ठीक तो हो ना? तुम तो मेरे जाने के कुछ ही देर बाद मायके के लिए निकल गई थी, लेकिन वहाँ पहुँची क्यों नहीं? घर पर माँ परेशान हो रही हैं और तुम्हारी मम्मी भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। आखिर तुम हो कहाँ? सचिन एक ही सांस में सारी बात बोल गया। मैं अपने घर में हूँ। उधर से आवाज़ आई, लेकिन अभी अभी तुम्हारी मम्मी से मेरी बात हुई तो उन्होंने तो कहा तुम वहाँ पहुँची ही नहीं। उधर से आवाज़ आई, मैं अपने घर में हूँ, जवाहरलाल अपार्टमेंट, दूसरा माला, सेक्टर 50। गर्व से कविता ने कहा, लेकिन वहाँ क्या कर रही हो तुम? हैरान परेशान सचिन ने आश्चर्य से पूछा। ये नए फ्लैट पर चल रहे आखिरी चरण का काम देखने आई थी। नया फ्लैट? मैं कुछ समझा नहीं, लेकिन ये सब अचानक कैसे? अचानक कुछ नहीं हुआ सचिन। जब भी नीलिमा दीदी सपरिवार हमारे यहाँ आती हैं तो मुझे छोटे घर के कारण अपने मायके जाना पड़ता है, और जब मायके में ज़्यादा दिन रुक जाती हूँ तो माँ भी पूछ बैठती हैं कि बेटी और कितने दिन रुकोगी? एक तो वहाँ भी छोटा घर, भैया भाभी, उनके बच्चे
और साथ में माँ रहकर जैसे तैसे अपना गुजारा करती हैं। ऊपर से मैं भी वहाँ जाकर उन पर बोझ नहीं बनना चाहती। और फिर एक कान से दूसरे कान पर फ़ोन लगाते हुए बोली, ऑफिस में मेरे साथ जो मेरे से सीनियर मैम हैं, उन्होंने भी 1 साल पहले इसी अपार्टमेंट में एक फ्लैट खरीदा था। मैंने उनसे इस बारे में जानकारी करके फॉर्म भर दिया और हर महीने अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा इस फ्लैट की ईएमआई भरने में लगाने लगी। तुमने भी मेरी सैलरी और उसके खर्च को लेकर कभी कोई प्रश्न नहीं किया, इसलिए इसमें तुम्हारा भी बहुत बड़ा योगदान है। कविता, प्लीज़ ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा ना करो। शर्मिंदा होने का समय गया सचिन, जब मैं किसी सामान की तरह ज़रूरत के मुताबिक यहाँ से वहाँ भेज दी जाती थी। लेकिन आज मैं अपने स्वाभिमान की बदौलत अपने आशियाने में हूँ, कहते हुए कविता भावुक हो गई। सचिन ने कविता से कहा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मैं अभी आता हूँ तुम्हारे पास। फिर कविता ने कहा, हाँ, लेकिन माँ जी को भी अपने साथ लेके आना। कुछ देर बाद सचिन और उसकी माँ वहाँ पहुँच जाते हैं और इतना प्यारा सुंदर सा फ्लैट देखकर सचिन और उसकी माँ अपनी बहू पर बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। और कुछ ही दिनों के बाद कविता अपने सपरिवार के साथ उस सुंदर से बड़े फ्लैट में शिफ्ट हो जाती है और अपनी ननंद नीलिमा दीदी को भी आने के लिए कहती है। कविता को घर छोटे होने के कारण अब अपने मायके में जाकर ज़्यादा दिन रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जब भी उसका मन होता वो बस 1-2 दिन के लिए ही अपने मायके जाती और सबसे मिलकर वापस आ जाती। जब एक बहू को सपोर्ट करने वाला परिवार में कोई एक भी होता है तो उसकी ज़िंदगी में परेशानियां होते हुए भी उसकी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाती है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रीचा वॉइस।